जब गाय को बछड़ा पैदा होता है तो उसे तुरंत उसकी मां से दूर कर दिया जाता है और उसे एक बूंद दूध भी नहीं देते। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे मार दिया जाता है। जब बछड़ा नर्म हो तो उसे और कभी कभी तो उन्हें चारा ढंग से नहीं मिलता, उनकी देख रेख, तबीयत खराब, कब क्या, बस सिर्फ लोग उनके दूध निकालना और दूध बेचने पर ध्यान देते हैं। एक दिन में 20 लीटर दूध देने के लिए मजबूर किया जाता है। आज बहुत से लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिन्हें सुनने और देखने के बाद आप आज से ही मांस खाना बंद कर दोगे। क्योंकि आज आप जितनी ध्यान से इस वीडियो को देखोगे उतनी ही गंदगी आपको मांस और ये मछलियों में लगने लगेगी। आज भारत में कई जगह मांस और मीट की दुकानें हैं और कुछ लोगों को तो ये गलत भी लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। भारत में डेयरी इंडस्ट्री दो टाइप की है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो आते हैं जो ट्रक्स दूध को ले जाते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि अमूल और नंदिनी। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं गांव के दूधिये, तबेले और गांव के विक्रेता। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सिर्फ 20% दूध उत्पादन करता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड 80% दूध उत्पादन करता है। अगर हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो भारत में पिछले 60 सालों में 19 गुना दूध का उत्पादन बढ़ गया है। इस वृद्धि को बढ़ाया व्हाइट रिवॉल्यूशन ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाला कैंपेन है। 2021 में करीब 10 करोड़ लोगों को इस कैंपेन में जॉब मिली थी। इस कैंपेन का नाम फ्लूड ऑपरेशन के नाम से रखा गया था। इस कैंपेन वालों ने कहा कि इससे दूध देश में और ज्यादा बनने लगेगा, मानो देश में दूध की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सब होगा, लेकिन किस कीमत पर। यूएसडीए की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में भारत से गाय का मांस 16 लाख टन एक्सपोर्ट किया गया। वहीं एपीडीए के हिसाब से सिर्फ भैंस के मांस की रिपोर्ट्स दिखाई गई भारत में। 2020 में भारत में सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए करीब 95 लाख भैंसों को मारा गया और वहीं हमारे देशवासियों को मांस खिलाने के लिए 2 करोड़ 35 लाख गाय और भैंस मारे गए। इसका मतलब हमारा इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में काफी आगे बढ़ रहा है और ये इंक्रीजमेंट बढ़ती जा रही है। विदेशों में गाय और मनुष्य का रिश्ता सिर्फ आर्थिक तौर पर है। जब गाय को बछड़ा पैदा होता है तो उसे तुरंत उसकी मां से दूर कर दिया जाता है और उसे एक बूंद दूध भी नहीं देते। वो सारा दूध अपने लिए रख लेते हैं और वो पैसों से बेच देते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे मार दिया जाता है। जब बछड़ा नर्म हो तो उसे मार दिया जाता है ताकि नर्म स्वेटर और कई सारी चीजें बन सकें। गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उसे मार देते हैं, या फिर गायों को बीफ फार्म पर ले जाकर उसे खिला पिलाकर बड़ा करके ऑक्शन में बेच देते हैं। और कभी कभी तो बछड़े नदी में फेंक दिए जाते हैं क्योंकि वो दूध नहीं देते। वो डेयरी इंडस्ट्री में कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ इसीलिए उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन इंडिया की कंडीशन क्या है कि इतना सारा बीफ एक्सपोर्ट के लिए आता कहां से है? क्या यहाँ भी यही हो रहा है? हमारे इंडिया में ये बीफ फार्म्स कहां पर हैं और कहां पर ये सारा काम चल रहा है? अगर हम इंटरनेट पर देखेंगे तो ऐसे हमें कोई एज अ पर्टिकुलर बीफ फार्म्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडिया में 110 कसाई खाने हैं जो लीगल हैं। लेकिन आप एक और चीज सोचो कि 110 के अलावा ऐसे कई कसाई खाने हैं जो किसी को भी नहीं पता। मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को इसीलिए गलत बोल रहा हूँ क्योंकि साफ सफाई तो इंडिया में रखी ही नहीं जाती है। अगर आप भैंसों को या गायों को तबेलों में देखोगे तो वो पूरा दिन गोबर में खड़ी रहती हैं और कभी कभी तो उन्हें चारा ढंग से नहीं मिलता। उनकी देख रेख, तबीयत खराब, कब क्या, बस सिर्फ लोग उनके दूध निकालना और दूध बेचने पर ध्यान देते हैं। गंदगी के कारण गायों को बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं और आज से कुछ साल पहले तो सिर्फ एक दिन में किसी एक गौशाले से 150 गाय मर गई थी क्योंकि सिर्फ उन्हें फंगस वाला चारा खिलाया गया था। ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। गंदगी के कारण गायों को बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं, जिनमें से एक बहुत गंभीर बीमारी है ब्रूसेलोसिस। क्योंकि ये गंभीर इसीलिए है क्योंकि अगर आप ब्रूसेलोसिस बीमारी की गाय का दूध पियोगे तो वो ब्रूसेलोसिस इंसानों में आने के बाद ट्यूबरकुलोसिस बन जाता है। और इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस इतना फैल गया है, उसकी जड़ सिर्फ ये गंदगी और ये बीमारी वाली गाय का दूध है।
आज इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। मतलब पूरे दुनिया में इंडिया से 19 से 20% दूध एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भारत में गायों की ऐसी कई नस्लें हैं जिन्हें एक दिन में 20 लीटर दूध देने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो वो सिर्फ दिन में 3 से 4 लीटर दूध देने के लायक होती है। लेकिन ये सिर्फ लोग अपनी कमाई के लिए उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे दिन में 15 से 20 लीटर दूध देना पड़ता है। ये सिर्फ उस दूध को बेचकर अपना मुनाफा बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरी तरफ ये वो नहीं देखते कि गाय या भैंस की हेल्थ कैसी है, वो सही भी है या नहीं। जब भैंस या गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और भैंस के बछड़े पर कोई ध्यान नहीं देता, उसे कसाई खाने भेजकर कटवा दिया जाता है। भाई वो भैंस का बछड़ा भी एक जीव है। पूरी जिंदगी लोग गाय भैंस से दूध निकालते हैं और अपनी कमाई करते हैं, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती हैं या फिर दूध देने के लायक नहीं होती तो उन्हें रास्ते पर ऐसे ही भटकने देते हैं, छोड़ देते हैं। और ऐसे भटकते भटकते अच्छा खाना ना मिलने के कारण वो कुछ दिनों में मर जाती है, या फिर कुत्ते या फिर और खतरनाक जानवर तो उन्हें जिंदा भी खा लेते हैं। पूरी जिंदगी लोग उनका फायदा उठाते हैं और अंत में क्या होता है? अंत में उन्हें मिलती है तो एक भयानक मौत। बहुत से लोग तो पैसों के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं, क्योंकि गाय को जब बछड़ा होएगा तो वो सारा दूध पी जाएगा, फिर उनके पास बेचने के लिए क्या बचेगा। तो वो क्या करते हैं, जब बछड़ा पैदा हो जाता है तो उसे इंजेक्शन देके मार देते हैं और उसे गाय के सामने रखते हैं ताकि गाय का दूध काढ़ सकें या फिर गाय से दूध निकाल सकें। अब ये सारी चीजें सिर्फ लोगों के लिए बिजनेस बन चुका है। अब बीफ इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री का क्या रिलेशन है? अब अगर डेयरी इंडस्ट्री नहीं होगी तो बीफ फार्मिंग भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बीफ फार्मिंग के लिए उन गाय भैंसों को बड़ा करोगे तो उनके पालन पोषण का खर्चा बहुत आएगा। तो वो उस चीज के लिए उस लेवल तक गाय या भैंस जाए जिस लेवल तक वो चाहते हैं बीफ के लिए, तो उसके बीच में वो उसका दूध निकाल कर बेचते हैं ताकि वो सारा खर्चा उससे कवर हो जाए। अगर भैंस को मेल यानी बछड़ा होता है तो वो उसे अपने पास नहीं रखते, अगर फीमेल होती है तो उसे अपने पास रख लेते हैं और मेल को लेदर फैक्ट्रीज या फिर कसाई खाने भेज देते हैं। और जब वो भैंसों को, गायों को कसाई खाने भेज देते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले तो गायों या भैंसों, लेकिन चलो मैं गायों की बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले वो गायों के एक पैर में बेड़ी डालकर झटके से उसे उल्टा लटका देते हैं, जिसके कारण उसका वो पैर टूट जाता है और वो गाय अभी जिंदी है। फिर वो उन सारी गायों को लाइन से लटका देते हैं। फिर जब वो लाइन से लटक जाती हैं तो उनके ऊपर उबला हुआ पानी डाला जाता है जिससे कि उनकी चमड़ी मुलायम हो सके। फिर वो उनका हल्का सा गला काटते हैं ताकि कंटिन्यूअसली खून निकलता रहे। वो भैंस अभी जिंदी है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि वो ये खून जो इकट्ठा करते हैं वो खून मेडिकल इंडस्ट्रीज में जाता है। जो आप ये आयरन टॉनिक और ये सिरप पी रहे हो ये सब उसी से बनती है, ऐसा उनका कहना था। और जब सारा खून धीरे धीरे निकल जाता है उसके बाद वो उस गाय या भैंस का चमड़ा निकालना शुरू करते हैं और यही इसी प्रोसेस में जो वो गाय है या फिर भैंस है वो मर जाती है। ये तरीका है मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस का। स्लॉटर हाउसेस मतलब कसाई खाने। लेकिन अगर आप केरला स्लॉटर हाउसेस में जाकर देखोगे तो वहां पर गाय को खड़ा करते हैं और उसके सिर पे बहुत तेज हथौड़े से वार करते हैं और वो ऐसा तब तक मारते जाते हैं तब तक वो मर ना जाए। और वो ये कहते हैं कि ऐसा करने से मांस मीठा होता है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कानून लागू हुआ कि कोई भी गौ हत्या नहीं करेगा, लेकिन जो गाय या सांड सड़कों पर घूम रहे हैं, जो गाय दूध देना बंद कर दे रही हैं, जिनके मालिकों ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है, उनका क्या? गौ हत्या तो बंद हो गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनके खान पीन का क्या? वो कचड़ा खाने लगी, फिर वो खाने के फिराक में दूसरों के खेतों में जाने लगे, फिर लोग उन्हें मारने लगे, भगाने लगे। फिर कई गांवों में तो उन्हें एक सरकारी स्कूलों में बंद कर देते हैं, फिर सरकारी स्कूल बंद करना पड़ता है, या फिर नहीं तो लोग उन्हें चोरी चुपके कसाई खाने ले जाते हैं, वरना वो गंदा खाने के बाद खुद ही मर जाती हैं या फिर किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
नहीं तो उन्हें खाना नहीं मिलता तो फिर वो भूखे पेट मर जाते हैं। इंडिया में ऐसे भटकने वाले पशुओं की गिनती आज लगभग 50 लाख है। इन्हें सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया जाता है कि अब इनसे कोई कमाई नहीं हो रही है, इन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। जब भैंसें दूध देना बंद कर देती हैं तो सभी लोग अपनी अपनी भैंसों को कसाई खाने भेज देते हैं। तो लगभग एक ही ट्रक में लगभग 40 से 60 भैंसों को बड़ी बेरहमी के साथ, क्योंकि लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि वो ये कहते हैं कि हम कम भैंसों को अगर हम ट्रैवलिंग करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, इसीलिए वो एक साथ 40 से 60 भैंसों को उसके अंदर घुसा देते हैं ट्रक के अंदर और उनको ले जाते हैं कसाई खाने। और कसाई खाने में अब कौन छोटी भैंस, कौन बड़ी भैंस, कौन क्या फील कर रही है, कुछ नहीं, उनको लिटाकर बड़ी बेरहमी से काट दिया जाता है। इंसान पैसों के लिए इतना गिरता जा रहा है कि जब वो बेचारी भैंस या गाय कटने के लिए खड़ी रहती है फिर भी इंसान उसमें ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाकर उसकी आखिरी बूंद तक दूध की निकाल लेता है और बोतलों में इकट्ठी कर लेता है बेचने के लिए। हमारी गाय और भैंसों के साथ इतना गलत हो रहा है कि कई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जब फार्म्स पर नहीं जा पाते किसी कारण से तो उन्हें प्रैक्टिकल्स के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए स्लॉटर हाउसेस ले जाया जाता है। और स्लॉटर हाउसेस में जाने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि अगर प्रैक्टिकल के वक्त आपको कोई भैंस ये पता लग जाए कि वो प्रेग्नेंट है तो ये किसी को बताना मत। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि स्लॉटर हाउसेस वालों का एक अपॉइंटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉलेज वालों के साथ वो कैंसिल हो जाएगा अगर कॉलेज वालों ने ये कॉलेज वालों के टीचर्स को ये पता रहता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकल्स के वक्त पता लगे कि भैंस प्रेग्नेंट है या फिर गाय प्रेग्नेंट है जो कटने जा रही है, उस पर प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो ये मत बताना, हाईलाइट मत करना कि ये तो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि वो कसाई खाने वाले लोग ये कहते हैं कि जब अगर किसी को पता लग गया तो हम इसको काट नहीं पाएंगे, इसको पालने का, पोषण का, ये सब का पालन पोषण का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो जो बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उन्हें कई बार ऐसा उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भैंस उन्हें पता लगा प्रैक्टिकल के वक्त कि ये प्रेग्नेंट है तो उनकी बात को दबाया गया। डेयरी इंडस्ट्री की बढ़ती मांग को लेकर यहाँ पे मादा प्रजातियां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नर प्रजाति डेयरी इंडस्ट्री में कोई हेल्प नहीं करता तो उसे मार दिया जाता है। नर प्रजाति डेयरी इंडस्ट्री में हेल्प इसीलिए नहीं करता क्योंकि आजकल सब ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं, ना कि कोई बैल या फिर किसी एक आध दो लोग ऐसे होंगे जो बैल से जोतते होंगे, वरना कहीं पे भी नर का कोई रोल नहीं है डेयरी इंडस्ट्री के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर भारत में देखा जाए तो 75% गाय हैं और 25% सांड हैं, और वहीं भैंसों की तरफ जाएं तो वहां तो बहुत बुरा हाल है। वहां पर फीमेल 90% एंड मेल सिर्फ 10% बचे हैं, वो भी सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि मेल डेयरी इंडस्ट्री में कोई हेल्प नहीं करते। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर हम दूध दही नहीं खाएंगे, क्योंकि बात तो ये हमारे ऊपर ही आ रही है ना इनडायरेक्टली, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री से दूध दही ये सब हम खरीदते हैं और वो हमको बेचते हैं इनडायरेक्टली। ये बात तो ये पॉपुलेशन के ऊपर ही है। अगर आप सबको दूध दही घी ये सब खाना ही है तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप जिसका दूध लेकर आ रहे हो उसकी देखभाल कैसी हो रही है, क्या वो अच्छा खाना खा रही है, उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है। या फिर अगर आपको प्योर और शुद्ध दूध पीना है तो अपने ही घर में गाय या भैंस को पालो और उसकी अच्छे से देखभाल करो, उसे टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को दिखाओ, तब जाके आप उसका दूध पीने के लायक हो। ये आपका हक बनता है। या फिर आप जो बाहर से डेयरी प्रोडक्ट से दूध दही घी पनीर ये सब लाते हो, या फिर जो मांसाहारी लोग हैं वो मांस खाने के लिए मुर्गा मछली ये सब चीज़, पहले तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, कि कोशिश करना कि आज से बंद कर दो, क्योंकि सिर्फ बिकने के लिए जो उन पशुओं के साथ जो भी हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो सके। और मैं इसीलिए नहीं कह रहा कि अगर आपको मांस खाना है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मांस आपकी हेल्थ पर काफ़ी डिफेक्ट करता है। वो उसका डिफेक्ट ये है कि एक चीज़ सोचो कि किसी एक मुर्गे वाली दुकान पर 5 मुर्गे ऐसे हैं जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, और 20 मुर्गे
हेल्दी हैं, एकदम फिट हैं। तो अब आप एक शॉपकीपर की तरह सोचो, दुकानदार की तरह सोचो कि आप सबसे पहले कौन से मुर्गे बेचोगे। अगर इंडियन दुकान वाला है तो वो सबसे पहले बीमारी वाले ही मुर्गे बेचेगा। अब ये चीज सोचो कि आप उस दुकान पर गए और आपने वो मुर्गा खरीदा, उसने काट कर बीमारी वाला मुर्गा काट कर आपको दे दिया, आपने लाकर घर पे उसे खा लिया, तो वो जो गंभीर बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था मुर्गे को, वो बीमारी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और कुछ दिनों बाद आपको फील होने लगेगी। ये वीडियो आज बस यहीं तक था। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबके आसपास अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है, गाय भैंस या फिर किसी और पशु, मतलब किस आपको जो लग रहा है कि ये गलत है, तो प्लीज़ उसको रोकना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं भी काफ़ी लोगों के आगे आकर अपनी पॉइंट्स रख सकूं।